हमारे साथ एक जबरदस्त टीम मौजूद है जिनका काम लोग पसंद कर रहे हैं, सराह रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रतीक, और आपका भी गुजर साहब। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। एक अलग कहानी, एक अलग तरीका जो है पेश किया गया है, फिल्म को एक अलग ट्रीटमेंट दी गई है। प्रतीक, कैसे देखते हैं इसे आप? बहुत ही फ्रेश कहानी है, नई कहानी है। मैंने तो ऐसी कहानी, ऐसा किरदार पहले कभी किया नहीं है। मेरे लिए तो वैसे बहुत फ्रेश है, बहुत मजेदार है। दूसरा, अभी हम बहुत सारी थ्रिलर्स देखी हैं, बहुत सारी डार्क स्टोरीज देखी हैं। ऐसे समय पे ऐसा एक फैमिली एंटरटेनर जो आपके चेहरे पे वो खुशी ला सके, वो हंसी ला सके, ऐसा हमने एक छोटा सा प्रयत्न किया है। सबसे बड़ी चीज जो है जैकी दादा का आपको दादा बोलना। मुझे भी जब स्टोरी बताई गई थी तो ये एक वन लाइनर पे ही मैंने बोला था कि यार बहुत मजा आएगा। मुझे बताइए ना, मतलब कि किस तरह के चैलेंजेस रहे पहले आपके किरदार के खास तौर पर। तो मेरे किरदार का नाम है श्रीकांत शिरोडकर। एक ये महाराष्ट्रियन लड़का है, वो स्टैंड अप कॉमेडियन है। और वो एक ऐसा आदमी है जो कमिटमेंट से डरता भी है। वो अपनी लिव इन पार्टनर नेत्रा के साथ रहता है, पर उसे प्यार जताना, प्यार इजहार करना उतना कुछ आता नहीं है। इनफैक्ट उसके लिए वो एक जोक है जो कि वो अपने स्टैंड अप सेट में भी यूज करते रहता है। और वही नेत्रा की सबसे बड़ी तकलीफ है, क्योंकि नेत्रा को भी पता है ये प्यार करता है पर कभी बोल नहीं पाता। और यही शायद एक वजह है कि दोनों शादी तक पहुंच नहीं पाए। तो ये बहुत ही अर्बन कपल का, जो यंग अर्बन कपल जो मैं मेरे आसपास भी देखता हूँ, उनके इश्यूज है सर। और दूसरी ओर जैसे ही वो भूत जब हमारी लाइफ में आता है और वो अपनी लव स्टोरी को लेके आता है, और उसका भी जिम्मेदार कहीं ना कहीं उसकी लव स्टोरी पूरी ना होने का जिम्मेदार भी श्रीकांत ही है। देखते हैं हम और फर्स्ट सीन में वो दाढ़ी वाले बाबा, मतलब पहचाना भी मुश्किल हो जाता है कि ये कौन है। कितने घंटे का इंतजार किया था उस पर्टिकुलर गेटअप के लिए? मतलब कितना समय लग गया था आपको उस गेटअप को लेने में? हार्दिक, कितना समय? हमें लगभग 1.5-2 घंटे लगे थे। फ्लोर पे 1.5 आवर लगता था। इसका तो ट्रायल भी बहुत अजीब सा था। तुम शायद कहीं पे शूट पे थे और अचानक सुबह में ना इसका ट्रायल करना था। सो शूट से डायरेक्ट फ्लाई करके सुबह 6 बजे ऑफिस आया और बोला पहले ट्रायल कर लो, पता नहीं फिर घर जाके मैं सो जाऊंगा। तो वो पूरा दिन उसका ट्रायल चला है कि कौन सा दाढ़ी और चीजें और वो अटैचमेंट्स के साथ हम जाएंगे। आई डोंट नो। सो लगता था फ्लोर पे हमें 1-1.5 घंटा उसको लेके। नहीं आदि, क्योंकि वो जब वो पहला सीन जब आता है और जब वो दाढ़ी में दिखते हैं, मतलब इट इज डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज कि ये प्रतीक ही हैं। कितना समय लगता था इनको उस रूप में लाने में, जब वो शूट के दौरान खास तौर पर? ऑन फ्लोर 1.5 आवर मिनिमम लगता था हमें, जब वो गेटअप का आता था। सो 1.5 घंटा हमें फ्लोर पे लगता था मिनिमम, वो पूरा प्रोस्थेटिक से रेडी करने में उनको। हमने तो प्रतीक को देखा हुआ है जब स्कैम किया है उन्होंने, अलग अलग जिस तरह से एज बढ़ती जाती है उनका लुक बदल जाता है। इट्स वेरी पर्टिकुलर एंड वो बहुत प्रॉमिसिंग भी लगता है। सबसे अच्छी बात है, उसको कोई भी स्क्रिप्ट में डालो वो अपने हिसाब से कैरेक्टर का मॉड्यूलेशन ले लेता है, सो अभी जैसे आपने बोला ना कि शुरुआत में दाढ़ी के लुक के साथ, तो वो उसमें ढल चुका था। चाहे आप स्कैम देखो, हर्षद मेहता में वो घुस चुका था। भवाई देखोगे राजा राम जोशी में, वो कैरेक्टर टू कैरेक्टर अभी भी जो कर रहा है। मैं उसको थोड़े दिन पहले ही फ्लोर पे मिला, सो मुझे एक अलग ही किरदार दिख रहा था उधर भी। सो जो भी कैरेक्टर में डालोगे ना, वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है उसको लेके। अच्छा हार्दिक, चूंकि कहानी मैंने पूरी फिल्म देखी है, बहुत बढ़िया कहानी है। जैकी दादा और ये प्रतीक का साथ आना, जिस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। कैरेक्टर्स की बात करें तो उनका चयन किस आधार पर किया गया? मतलब क्या जहन में था चयन? जो कैरेक्टर्स हैं, बनाए गए हैं कैरेक्टर्स, और इनमें जैकी दादा फिट बैठते हैं, एकदम जबरदस्त बैठते हैं, प्रतीक बैठते हैं, चयन किस आधार पर हुआ? बेसिकली जो स्क्रिप्ट हमारी रेडी हुई ना, उसके बाद हमें लग रहा था, प्रतीक को देख के ये रोल लिखा था श्रीकांत शिरोडकर का। डे 1 से प्रतीक का हमें पता ही था कि ये प्रतीक करेगा, और उसको भी स्टोरी नरेट हुई थी तो उसको भी अच्छी लग रही थी। फिर बात आई भूत के रोल में। दादा की ना इमोशनल साइड, हमने जितनी भी पिक्चरें देखी, अगर आपने देखा ना, फ्लैम्बॉयंट एकदम, वो मैचो वाली फिल्में ही देखे हमने उनको। एक बहुत पुरानी पिक्चर है जो हमने कहीं ना कहीं स्निपेट्स मैंने देखे थे, मतलब वो तो मेरे बचपन की होगी शायद उस टाइम पे। तो वहां पे ना एक इमोशनल साइड मुझे देखने मिली उनकी, और वो बेसिस पे मैंने लगा कि यार अगर इनकी ये इमोशनल साइड एक्सप्लोर किया जाए ना, तो भूत बहुत कमाल का प्ले कर सकते हैं। और जेन्युइन जो स्क्रिप्ट में लिखा था इन टर्म्स ऑफ इमोशन, और वो अगर आपने फिल्म देखी है
तो जब प्रतीक को, इनका श्रीकांत को याद कराते हैं वो पोर्शन जहाँ पे वो घर पे जाते हैं और पूरा फ्लैशबैक हमने कट आउट किया है, जिसको आके वो हक करते हैं पूरा पोर्शन, वो सीन गूज़बम्स थे उस सीन में, वो जो आपने वाइड शॉट लिया है। या इन टर्म्स ऑफ फिल्म में 3 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको टच करके निकलते हैं। एक आपका क्लाइमैक्स है, जो मैं स्पॉइलर नहीं बनूंगा, और एक ये मोमेंट जो आपने बोली, और ओपनिंग। ये हाई पॉइंट्स अगर मैं फिल्म को डिवाइड करूँ तो ये हाई पॉइंट्स 3 फिल्म के, और वो तीनों में जो उनके इमोशन है ना, वो एकदम नेचुरल और आपको टच करके निकलने वाले हैं। उनकी सबसे बड़ी बात जो है ना जैकी दादा की, कि उनकी आंखें बहुत एक्सप्रेसिव हैं, बहुत एक्सप्रेसिव, और वो इतना सटली और इतना प्यार से, और वैसे वो इंसान इतने प्यारे हैं तो वो मासूमियत उनकी आंखों में भी छलकती है, पर इसमें तो और इतना प्यारा भूत ही नहीं देखा हमने सालों से। मैं वही, मेरा सवाल था, ये ऐसा भूत है जिससे लोगों को डर नहीं लगेगा, उससे प्यार हो जाएगा। हर कोई चाहेगा ऐसा भूत हमारे घर आ जाए। अच्छा, वो जो सीन है उसकी बात कर रही हूँ मैं कि जब आप लोग घर पर एक हग करते हैं, आप और जैकी दादा आपस में, उसके बारे में कुछ बताएंगे ना, कैसे वो प्लान किया, रिहर्सल की थी कि नहीं, कि ये वन गो में हो गया था? नहीं, रिहर्सल काफी, मतलब हमारे डिस्कशंस बहुत होते थे सेट पे। मतलब अगर सीन शूट में हमें 1-1.5 घंटा लगता है तो डिस्कशन में 2 से 2.5 घंटे डिस्कशन ही चलता था हमारा, उसके बाद शूटिंग स्टार्ट होती थी कि फील क्या है। और उसमें ना मुझे वो 2 चीजें लेके आनी थी कि ओपनिंग में जो बच्चा था और जो दादा की कहानी थी, तो जब ये सीन चले ना तो वो मेमोरी के साथ वापस रिकनेक्ट करे, इमोशन तभी अटैच होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मेरा प्लानिंग डिस्कशंस में प्रतीक के साथ चल रहा था वहां पे फ्लोर पे, दादा पूरा इनोसेंस के साथ डिस्कशन चल रहा था। फिर हमारा आइडिया प्रतीक ने बोला कि यार इसको क्यों ना हम एक सिंगल पर्सपेक्टिव से प्ले आउट करें। तो वो पूरा सीन अगर आप देखोगे तो प्रतीक जब घर में घुसता है तो हम प्रतीक के साथ ही चले हैं। वो फील करता है, वो हाथ लगाता है माखन पे, उसको याद आती है सारी चीजें, और वो खाली जस्ट एक लुक देता है दादा को, और दादा स्माइल करके यस में नोड करते हैं एक बच्चे की तरह, हाथ स्ट्रेट करके। अगर आप इनोसेंस नोटिस कर रहे हो तो वापस जब मैं प्रतीक पे आता हूँ और हम जब बाहर निकलते हैं शॉट में, तो सेम पोजिशनिंग पे है जहां वो पहली बार बच्चा बैठा था, और वहां पे सेम तरीके से उन्होंने जो हक की थी कि आंसू को व्यर्थ में नहीं बहने देते। सो वो कनेक्शन ऐसे हम लेके आए थे पूरा, ताकि वो अटैचमेंट आ जाए। प्रतीक, क्या सीखा जैकी दादा से? उनसे तो मतलब वो इंसानियत सीखने वाली बात है उनसे। इतने प्यारे इंसान हैं, इतने सिंपल हैं, और वो सच में मिट्टी से जुड़े हुआ आदमी है। मतलब उनको नेचर से भी उतना ही प्यार है। तो मतलब वो सिंपलिसिटी की जो बात है ना, वो उनमें बहुत बहुत सिंपली वो सिंपल रह पाते हैं। उन्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती उसके लिए। आपका उनके साथ पहला शॉट अगर बयां करें? पहला शॉट तो खैर ये मेरी उनके साथ दूसरी फिल्म है। मेरी पहली फिल्म वेंटिलेटर गुजराती फिल्म थी जो हमने साथ। हाँ, इसीलिए मैंने पूछा। हाँ, तो पहली बार अब मैंने पूरी जिंदगी उनको स्क्रीन पे देखा है। मेरे लिए वो सुपरस्टार है। जब मुझे पता चला वेंटिलेटर में कि मैं उनके साथ काम करने वाला हूँ, तो तब तो उतना कुछ ये नहीं लगा, बोला हाँ जब मजा आएगा मिलेंगे। पर सेट पे जब पहुंचा, मैंने देखा उनको, तो उनका ऑरा ही ऐसा है। मैं पहले बात भी नहीं कर पाया था उनसे। वही आए, एकदम कंधे पे हाथ रखा और मुझे बोला कि बहुत मजा आएगा इस फिल्म में। ही मेड मी सो कंफर्टेबल। फिर तो मतलब ऐसा लगा मुझे जैसे मैं सालों से जानता हूँ। अच्छा प्रतीक, यहाँ पर भी आप घर से आपके गुजराती फूड आता था सेट पर? अरे यहाँ तो मतलब गुजराती, बहुत सारे गुजराती थे हम। हार्दिक के घर से खाना, मेरे घर से खाना, जैकी दादा के घर से भी खाना आता था। उनका तो पूरा टिफिन भी आता था। शारमिन के घर से भी आता था। अच्छा, एक्चुअली सीन से ज्यादा हम लोग खाना बहुत डिसाइड करते थे। और फिल्म से जुड़ी हुई कोई ऐसी चीज या कुछ ऐसी बातें जो हमेशा ताउम्र आपके साथ रहेंगी प्रतीक? देखो, मैं पहली बार इस फिल्म के चलते मथुरा गया। तो मैंने मतलब बचपन से मेरी मम्मी कहती थी कि एक बार मथुरा जाएंगे, दर्शन करेंगे, कभी नहीं जा पाए। 40 साल बाद मैं पहली बार मथुरा गया, एंड आई कॉल्ड माय मदर आल्सो देयर, माय होल फैमिली आल्सो देयर। बीच में एक दिन जब शूट नहीं था, टर्न अराउंड डे था हमारा, तो मैं वहां दर्शन करने भी गया। मैं वहां यमुना घाट आरती पे भी गया। ये पहली बार देखा मैं। और ये मतलब क्योंकि सालों से सिर्फ इसके बारे में सुना था, कभी जा नहीं पाया था, तो ये एक एक्सपीरियंस लाइफ टाइम रहेगा मेरे साथ। प्रतीक, आपकी मैं जैसे फिल्मोग्राफी देखती हूँ तो अलग अलग तरह का काम किया है। स्कैम किया है, मॉडर्न लव किया है, इंडियन मर्डर किया है, और अब ये कैरेक्टर तो बिल्कुल अलग ही है सबसे।
जी, मैं चाहता हूँ, मैं कोशिश यही करता हूँ कि हर बार एक नए किरदार के साथ लोगों के सामने आ सकूं, ताकि उनको अच्छा मनोरंजन भी दे पाऊं और खुद को भी चैलेंज कर पाऊं बतौर एक्टर। क्योंकि एक्टर के लिए ना ये बहुत ही बड़ा धोखा होता है कि जब आपको ऑडियंस एक रोल में बहुत पसंद कर ले तो उसके बाद नया क्रिएट करना बिना किसी डर के, और मैं चाहता हूं कि मैं वो करता रहूं लंबे अरसे तक। अच्छा, पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं आप? पुनर्जन्म में मतलब इस फिल्म के बाद तो जरूर रखता हूँ। कोई इंसिडेंट, कोई वाकया, क्या किसी के मुंह से सुनी हुई कोई कहानी? बहुत सारी कहानियां सुनी है मैंने वैसी। मतलब नानी, कुछ मेरी नानी बताया करती थी, मेरी दादी के मुंह से भी सुना है मैंने। ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनी है कि कहीं ना कहीं वो एक कनेक्शन रहता है पिछले जन्म का। अब मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, पर सिर्फ कहानियां सुनी। लोग लेकिन कहते हैं अच्छे कर्म करो ताकि अगले जन्म या पिछले जन्म में उसका फल मिलेगा, ये बात तो कह के बहुत डराया जाता है। वो तो कहते हैं लोग, और शायद मुझे लगता है ये एक जो डर सालों से हमने एक दूसरे को दे रखा है, इसलिए थोड़ा सा संतुलन भी बना रहता है। ये मूंछ वाले प्रतीक बहुत अच्छे लग रहे हैं, किस मतलब तैयारी चल रही है आपकी? अभी मेरा एक शूट चल रहा है जिसमें मेरा किरदार ऐसा है, इसलिए ये मूंछ वापस आई है। बाकी स्कैम के बाद मैंने कई किरदार बिना मूंछ के ही किए हैं। नवरात्र आ रहे हैं, कुछ खास प्लानिंग? नवरात्र के लिए मतलब मैं चाहता हूँ कि मुझे शूट से एक आध दिन की छुट्टी मिले तो कहीं जाके नवरात्र कर पाऊँ रात को, क्योंकि अभी तो अच्छा 27 तारीख तक ही मेरी नाइट शूट है, तो मैं उसके बाद जाऊंगा, पक्का जाऊंगा, एक दो जगह तो जाऊंगा। अच्छा, कोई भजन या कोई गाना जो आपका फेवरेट हो नवरात्रों में? अगर समझ लीजिए आप जा नहीं पाते, गरबा डांडिया नहीं खेल पाते क्योंकि आप गुजरात से भी आते हैं, तो वो जरूर फोन में या कार में एनर्जी देता है, कोई ऐसा जो गुनगुनाते हैं? अब आरती जो है, माता जी की आरती जो है, वो हम लोग वैसे भी हर हर रोज घर पे चलती है, तो वो एक चीज ऐसी है जो रोज शाम को 7 बजे, दैट्स माई साउंड फॉर द इवनिंग। ओके, माता जी की आरती जरूर सुनते हैं। अच्छा, जब जैकी दादा आपको मिलते थे तो किस स्टाइल में आपसे, क्योंकि आमतौर पर हम लोगों से और बीड़ू इस तरह से जनरली वो बात करते हैं, आपसे कैसे बात करते थे? वो ये तो उनका वो भिड़ू जो है वो भिड़ू है, उनका स्टाइल ही है ये। पर उनके साथ हमने इतने डाइवर्स टॉपिक्स पे बात की, और खास करके उनको नेचर के बारे में बात करने में बहुत मजा आता है। वो खेती भी बहुत करते हैं उनके फार्म हाउस पे, तो वो सारी बातें बहुत की हमने। तो क्या आप कहीं गए, कुछ एक्सप्लोर किया आपने उनके साथ अपार्ट फ्रॉम फिल्म? फिल्म के अलावा हमने उनके साथ जो एक्सप्लोर किया वो मथुरा का स्ट्रीट फूड। उनको भी खाने का बहुत शौक है। मथुरा में हमने पेड़े खाए, फिर दूध जलेबी खाई, फिर वहां की कचौड़ी खाई, मूंगफली, वो मूंगफली जहां भी मूंगफली वाला देखते थे ना, वो इतनी सारी मूंगफली ले लेते थे सबके लिए। हार्दिक, ये फिल्म देखने के बाद जो सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला है वो किसका मिला है? मतलब ऑब्वियसली सभी दे रहे हैं, लेकिन कोई एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आपके दिल को बहुत छू गया है? जेन्युइन बताओ, जो फीडबैक आए ना, एक्चुअली सुबह से डिस्कशंस चल ही रहे हैं मेरे, ठीक है। मुझे बहुत सारे कॉल ना यूपी से आए, इन टर्म्स ऑफ कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में ना, कॉलेजेस में शायद स्क्रीनिंग हुई थी। सो यंग जनरेशन से कॉल आना ना मेरे लिए थोड़ा मतलब शॉकिंग था सुबह से, कि ऐसे रिव्यूज कैसे इन लोगों को, क्योंकि फिल्म का एज ग्रुप और लव स्टोरी सबके लिए कॉमन है, पर 18 टू 23 के आसपास के लोग थे जिनके कॉल आए। कुछ 75 लोगों के कॉल आए होंगे मुझे सुबह से, और सारे बच्चे ही है ऑलमोस्ट। 3-4 यूनिवर्सिटी में अपने आप इंटरनली स्क्रीनिंग हुई होगी, आई डोंट नो उसको लेके। तो उन्होंने यही बोला कि जो प्यार की अहमियत है ना, वो हमें थोड़ी बहुत ना समझ में आने लगी, और खास करके ना जो प्रॉब्लम्स है कि आज के यंग कपल में जेन्युइन इश्यूज, ईगो इश्यूज मेजर आ रहे हैं, जो जताने की बात है कि एक्सप्रेस करो कोई चीज को, वो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और उसको लेके मेजर इश्यूज हो रहे हैं। तो ये जो लैंग्वेज सुनने मिली ना, वो कहीं ना कहीं प्रो लैंग्वेज समझ में आ रही थी मुझे, कि ये आम जनता वाला फील नहीं था, पर आ रहा था आम जनता से ही। तो मुझे ये एक अच्छी फील लगी कि यार चलो अच्छा है, एक अच्छी ऑडियंस तक पहुंची और चीजें समझ में आ रही है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है आपको कि यार ये समझ में आएगी नहीं आएगी, एक डर रहता ही रहता है थोड़ा सा। पर ये सुबह से अच्छा चल रहा है मेरे साथ, अगर मैं बोलूँ तो। प्रतीक, आपने कभी अपनी वाइफ के लिए इसी तरह से खूबसूरत घर सजाया है, लाइटिंग की है, फ्लावर्स किए हैं? हाँ, एक बार तो किया है, एक बार जरूर किया है मैंने।
वो भी कितने साल पहले बताऊं मैं आपको, मैंने 2007 में किया था ये, जब वो मेरी वाइफ नहीं थी, और वही मैं मतलब शादी के लिए जब प्रपोजल देनी थी तभी एक किया था कि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है जनरली, क्योंकि सब काम में इतने ज्यादा मशगूल हैं। अब शिकायत तो नहीं है आपकी वाइफ को, मतलब आप इतने लंबा अरसा गुजर गया है, फिर से प्लानिंग कर रहे हैं वही चीजें वापस करने की? अब आपने याद दिलाया है तो मैं जल्दी कर लूंगा, क्योंकि मैं शिकायत के बहुत सारे मौके देता हूँ, आधे टाइम तो मैं घर पे नहीं होता हूँ, लंबे अरसे तक हम लोग मिलते नहीं है, तो ऐसा कुछ करना बहुत जरूरी है। अच्छा प्रतीक, आने वाले दिनों में किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, क्या कर रहे हैं, अपने फैंस को बताइए, वो आपको और देखने के लिए बेताब हैं। तो मेरी 3 फिल्में ऑलरेडी मैंने शूट कर ली है। 1.5 बीघा जमीन है, वो लड़की है कहाँ, और दूसरी एक फिल्म है जिसका टाइटल अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, जिसमें मैं, विद्या बालन, इलियाना डिक्रूज और सेंथिल रामामूर्ति हैं। तो ये तीनों फिल्में ऑलमोस्ट तैयार हैं। अब नेक्स्ट रिलीज इसी में से कोई एक फिल्म होगी, और एक वेब सीरीज भी है जो अब मैं शूट करने जा रहा हूँ, तो वो भी जल्दी अनाउंस होगी। और नेक्स्ट ईयर मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो आएगा वो गांधी है। चलिए, उसका बेसब्री से इंतजार रहेगा। फिलहाल आपकी इस फिल्म को लोग देखें, एंटरटेन हो। हार्दिक, आपका, प्रतीक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।